नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जनरल रूल रिलेटिंग टू सक्सेशन। मतलब अभी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने जो सक्सेशन हिंदू सक्सेशन एक्ट के बनाई थी, उसमें हमने मेल के रिगार्डिंग, फीमेल के रिगार्डिंग किस तरह सक्सेशन होता है और सेक्शन 6 में का क्या प्रोविजन को हमने डिस्कस किया। जो ये नेक्स्ट वीडियो, लास्ट वीडियो सक्सेशन पे, तो इस पे हम डिस्कस करेंगे जनरल रूल रिलेटिंग टू सक्सेशन। तो जनरल रूल है सक्सेशन में, वो सेक्शन 18 ऑनवर्ड्स दे रखे हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 18, full blood prefer to the half blood, because section 18 full blood prefer to the half blood, here's relating to an instance by full blood shall be prefer to here related by half blood if the nature of the relationship is the same in every other aspect। तो फुल ब्लड प्रेफर बाय हाफ ब्लड, तो हाफ ब्लड से पहले किसको प्रेफरेंस दी जाएगी? फुल ब्लड को दी जाएगी। मोड ऑफ द सक्सेशन ऑफ टू और मोर हेयर्स, if two or more heirs succeed together to the property of intestate, they shall take the property save as otherwise expressly provided and the per capita per strip। मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी आपको बोला था पर कैपिटा पर स्ट्रिप के अकॉर्डिंग। और टेनेंट इन कॉमन एंड नॉट अ जॉइंट टेनेंट, टेनेंट इन कॉमन नॉट अ जॉइंट टेनेंट। देन राइट ऑफ द चाइल्ड इन बूम, सेक्शन 20। देखो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन। अ चाइल्ड हु वाज इन द बूम एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ इंटेस्टेट and who is subsequently born alive shall have the same right to inherit to the intestate as if he or she had been born before the death of intestate, and inheritance shall be deemed to be based in such a case with effect from date of death of the intestate। देखो चाइल्ड कोई बूम में, मान लो सपोज कोई कंसीव हो गया चाइल्ड बूम में, उसके बाद उसके मान लो फादर की डेथ हो जाती है, तो ऑब्वियसली जब वो बर्थ लेता है तो उसको राइट मिल जाता है, राइट फ्रॉम द नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ, तो उसका जब वो बूम था, जुम्मा था, उसको ऐसा माना जाएगा कि उसका मतलब पहले से ही राइट था, इंटरस्टेट की डेथ होने से पहले से उसको राइट मिल गया था। हाँ, जो एग्जिस्टेंस में नहीं आया उसका डिफरेंट रहेगा एट द टाइम, बट जो चाइल्ड बूम में उसका राइट ऐसा माना जाएगा जिस दिन वो बूम में था उसी दिन से उसका राइट उस प्रॉपर्टी में आ गया। जनरली क्या होता है कि डेट फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ आपको राइट मिलता है, लेकिन अगर कोई बूम में है बाय द टाइम, तो इस सिचुएशन में और उस टाइम उसके फादर की डेथ हो जाती है किसी और की जिसमें प्रॉपर्टी उसको मिलनी है, तो उसी दिन से माना जाएगा जिस टाइम से वो कंसीव है बूम में। प्रिजम्पशन इन केस ऑफ साइमल्टेनियसली डेथ। देखो कई बार क्या होता है कि एक साथ दोनों पर्सन की डेथ हो जाती है। मान लो फादर है, फादर की प्रॉपर्टी सन को आनी है, तो दोनों का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप पहले ऑब्वियसली पहले फादर की डेथ होगी तभी तो प्रॉपर्टी उसको मिलेगी, ये ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसे देखो साइमल्टेनियसली डेथ में कैसे देखोगे? तो साइमल्टेनियसली डेथ में कैसे देखोगे? वो सेक्शन प्रिजम्पशन है, यहाँ पे प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, बट ये रिवर्टेबल प्रिजम्पशन है। आपको एग्जाम में एमसीक्यू जा सकता है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ और रिवर्टेबल प्रिजम्पशन। where two person have died in circumstances rendering it uncertain whether either of them, and if so when, which survived the other, then for all purpose affecting succession to property it shall be presumed until the contrary is proved that younger survived the elder। तो दैट इज द आपका लॉ यहाँ पे दिया है, यंगर, द यंगर सर्वाइव द एल्डर, मतलब यंगर सर्वाइव करे एल्डर को। तो मतलब पहले हम मानेंगे कि अगर दोनों की साइमल्टेनियसली डेथ है और हमें एग्जैक्ट पता नहीं है किसकी डेथ पहले हुई है, तो हम सब प्रिज्यूम करेंगे कि फादर की डेथ पहले हुई, आफ्टर दैट सन की डेथ हुई है, ठीक है। दैट्स वाई जैसे फादर की डेथ पहले हुई तो प्रॉपर्टी किसको किसको आगे? सन को, एंड देन सन की प्रॉपर्टी फिर आगे डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो अब एग्जैक्ट हमें टाइमिंग पता नहीं है कि किसकी डेथ पहले हो सकता है सन की डेथ पहले हुई हो, फादर की बाद में हो, लेकिन हमें पता नहीं है, तो हम प्रिज्यूम करेंगे, लॉ प्रिज्यूम करेगा कि यंगर सर्वाइव द एल्डर, ठीक है। पहले एल्डर की डेथ हुई, आफ्टर दैट यंगर की। सेक्शन 22 प्रेफरेंशियल राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी इन सर्टेन केस। तो सेक्शन 22 वेरी इंपॉर्टेंट, आपका प्रीएम्प्शन राइट की बात कर रहा है यहाँ पे कि आपका प्रेफरेंस राइट आपको दिया जाएगा प्रॉपर्टी, बट ये थोड़ा लिमिटेड राइट है, क्लास 1 ईयर्स को अवेलेबल है। वेयर आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट एन इंटरेस्टेड इन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ इंटरस्टेट इन एनी बिजनेस करे, इमूवेबल प्रॉपर्टी और एनी बिजनेस, ये प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन बन जाता है आपका यहाँ पे, ऑन बाय हिम और हर whether solely or in conjunction with others, develop upon two or more here specified in class 1 of the schedule, and any one of such here proposes to transfer his or her interest in property or business, the other here shall have a preferential right to acquire the interest proposed to be transferred, ठीक है। The consideration for which any interest in the property
of the deceased may be transferred under this section shall, in the absence of any agreement between the parties, be determined by the court on application being made to it in this behalf, and if any person proposing to acquire the interest is not willing to acquire it for the consideration so determined, such person shall be liable to pay all cost of the incidental application. If there are two or more here specified in class 1 of the schedule proposing to acquire any interest under this section, that here who offer the highest consideration for the transfer shall be preferred. देखो मान लो सपोज, ठीक है, डॉटर है, सन है, S1 है। अब ये तीनों क्लास 1 ईयर्स है, या विडो है या मदर है, ये सब क्लास 1 ईयर्स। अब इनको प्रॉपर्टी आई है, मान लो कोई फादर से प्रॉपर्टी आई है तो ऑब्वियसली डेवलप हुई होगी, इसकी वाइफ को इसकी मदर को भी प्रॉपर्टी मिले, तो क्लास 1 ईयर है। अब मान लो S1 इसमें से सेल कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी को, ट्रांसफर टू एक्स को, कोई भी ट्रांसफर एक्स को। अब एक्स से पहले इनका राइट है उस प्रॉपर्टी में, प्रेफरेंशियल राइट, ठीक है, समझ रहे? तो ये सूट फाइल कर सकते हैं, यहाँ पे सूट फाइल कर सकते हैं, किसके अगेंस्ट? S1 के अगेंस्ट भी कर सकते हैं, और एक्स को पार्टी बनाया जाएगा, प्रॉपर पार्टी। सूट कौन फाइल कर सकता है? जिसको भी मान लो डॉटर चाहती है कि मुझे वो प्रॉपर्टी चाहिए, मैं रेडी हूं, बट इसको उतना कंसिडरेशन अमाउंट देना पड़ेगा जो भी इनका एग्रीमेंट हुआ होगा। S1 और एक्स के बीच मान लो 5 लाख का एग्रीमेंट हुआ कि 5 लाख में प्रॉपर्टी बेचनी है, तो 5 लाख इसको भी देने पड़ेंगे, ठीक है। या एग्रीमेंट में मान लो अमाउंट फिक्स नहीं हुआ तो अकॉर्डिंग टू कोर्ट जो अमाउंट फिक्स करेगा, तो इसको एक्स से पहले इसको प्रेफरेंशियल राइट दिया जाए अगर ये रेडी है उसको परचेज करने के लिए, ठीक है। या फिर दो पर्सन है, एस भी चाहता है कि डॉटर भी चाहते हैं कि हम दोनों को प्रॉपर्टी मिले, तो दोनों को मिल जाएगा, और राइट दोनों सूट फाइल कर, लेकिन इसमें से जो हाईएस्ट अमाउंट पे करेगा उसको प्रॉपर्टी मिलेगी, ये प्रेफरेंशियल राइट। तो हमेशा जब भी कोई मान लो ब्रदर है, कोई एक्सेप्टर जिसकी जहां पे आपका क्लास 1 ईयर्स की प्रॉपर्टी है, और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कोई बिजनेस अगर कोई बेच रहा है, तो आप वहां पे सूट फाइल कर सकते हो, प्रेफरेंशियल राइट। आपको बस ये कि पेमेंट तो पे करना पड़ेगा, जो भी अमाउंट होगा, कंसिडरेशन अमाउंट प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्सन है, तो कंसिडरेशन अमाउंट तो आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन यस, अगर आप मान लो बाद में मना करते हो, आप क्या बोलते हैं आपका, जब आप सूट फाइल करने के बाद, तो अगर आप लेना, आपकी मतलब जो एग्रीमेंट अमाउंट है उस पर नहीं बैठती, या कुछ भी जैसा भी होता है, तो आप वहां पे आपको जो कॉस्ट ऑफ द लिटिगेशन है वो पे करना पड़ेगा, जो भी इन पर्सन का कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन है वो भी पे करना पड़ेगा, बिकॉज आपने मना कर दिया उसको प्रॉपर्टी को परचेज करने से आफ्टर फाइलिंग द सूट। दिस इज द प्रेफरेंशियल राइट। देन नेक्स्ट इज मर्डर डिस्क्वालिफाइड। मर्डर सेक्शन 25, मर्डर डिस्क्वालिफाइड। A person who commit murder or abet the commission of murder shall be disqualified from inheriting the property of person murdered or any other property in furtherance of succession to which he or she committed or abetted commission of the murder. देखो मान लो फादर है, सन है, अब सन ने फादर का मर्डर कर दिया, ठीक है, या आगे इसकी ब्रांच है, अगर इसने अपने दादा का मर्डर कर दिया, तो फॉर द इनहेरिटेंस, सक्सेशन के लिए मर्डर किया, जनरली नहीं, प्रॉपर्टी के लिए मर्डर किया ताकि इसके बाद प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए, इन दैट केस वो जो मर्डरर है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ऑब्वियसली वो तो कोर्ट से प्रूव होगा, कन्विक्शन होगा, जो मर्डरर है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इवन जो मर्डरर नहीं, मर्डरर की ब्रांच भी टोटल, जब मर्डरर ही डिस्क्वालीफाई हो गया तो मर्डर की टोटल ब्रांच यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट ने केस में बोला गया है, ठीक है, समझ गए। जो मर्डर है, बट जो मर्डर फॉर द पर्पज, उसका मर्डर का पर्पज क्या होना चाहिए? सक्सेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मर्डर है, जिसमें मान लो ताकि उसको वो मान लो अब सन को लगता है कि प्रॉपर्टी अभी फादर के पास है, मुझे प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है, तो अगर फादर की डेथ हो जाती है ऑब्वियसली प्रॉपर्टी सन को आ जाएगी, तो उसने उस प्रॉपर्टी को डिवॉल्वेशन करने के लिए, सक्सेशन के लिए उसने मर्डर कर दिया फादर का, तो इन दैट केस जो जिसने मर्डर किया जब प्रूव हो जाएगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। सेक्शन 26 converts descendant disqualified, where before or after the commencement of this act a Hindu has ceased or ceases to be Hindu by conversion to another religion, children born to him or her after such conversion and their descendants shall be disqualified from inheritance the property of any their Hindu relative unless the children or descendant are Hindu at the time when succession opens। बोलते अगर कोई कन्वर्ट कर जाता है, ठीक है, मान लो सपोज
फादर है, सन है, S1 है, S1 कन्वर्ट कर गया, कन्वर्ट क्या कर दिया इसने। आफ्टर दैट इसका कोई सन हुआ और डॉटर हुआ। अब कन्वर्टर को तो मिल जाएगा, फादर की प्रॉपर्टी इसको मिल जाएगी, लेकिन इनको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। कन्वर्टर डिसेंडेंट को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। ठीक है, मान लो सपोज बाद में अगर इनको कुछ शेयर मिलना था तो इनको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। ये डिस्क्वालीफाइड नहीं हुआ, खुद जो कन्वर्टर वो डिस्क्वालीफाइड होता है, उसके डिसेंडेंट वो भी वो वाले डिसेंडेंट जो आफ्टर द कन्वर्जन जो बॉर्न हुआ और बाय द टाइम सक्सेशन ओपन ना हो, तो वो आपका डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। सक्सेशन व्हेन हियर डिस्क्वालीफाइड, इफ एनी पर्सन इज डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम इनहेरिटिंग एनी प्रॉपर्टी अंडर दिस एक्ट शैल डिवॉल्व एज इफ सच पर्सन हैड डाइड बिफोर दैट इंटेस्टेड। तो जो डिस्क्वालीफाइड है वो ऐसा माना जाएगा उससे पहले ही उसकी डेथ हो चुकी है। इंटेस्टेड से जिसकी प्रॉपर्टी डिवॉल्व होनी है वो एक लीगल फिक्शन हम डीम्ड करेंगे, उसकी पहले ही डेथ हो चुकी है। डिजीज, डिफेक्ट एक्सेट्रा नॉट टू बी डिस्क्वालीफाइड। No person shall be disqualified from succeeding to any property on the ground of any disease, defect, deformity, save provided by this act or any other ground whatsoever। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड नहीं है सेक्शन 28 में, डिजीज, डिफेक्ट एक्सेट्रा नॉट डिस्क्वाल, तो ये ग्राउंड नहीं है। ग्राउंड आपका सेक्शन 25, 26 में दे रखा है डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड। नेक्स्ट इज 29, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। एंड देन टेस्टामेंटरी सक्सेशन। टेस्टामेंटरी सक्सेशन मतलब विल के अकॉर्डिंग, तो हिंदू जो मेल फील दोनों बिल बना सकते हैं, उनको दोनों को राइट है, मेल भी और फीमेल भी बिल बना सकते हैं। एनी हिंदू कोई भी हिंदू हो, मे डिस्पोज बाय बिल और अदर टेस्टामेंटरी डिस्पोजिशन एनी प्रॉपर्टी विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्पोज ऑफ बाय हिम और हर। तो दोनों फीमेल और मेल दोनों यहाँ पे बना सकते हैं। ये अमेंडमेंट भी हुआ था आपका 2005 में, यहाँ पे हिम और हर ऐड किया गया in accordance with the provision of the Indian Succession Act 1925 और any other law for time begin force और application होता है, क्योंकि बिल के रिगार्डिंग आपका सक्सेशन एक्ट एप्लीकेबल होता है 1925, आपको वो भी यहाँ पे रेड आउट करना चाहिए। एक्सप्लेनेशन, द इंटरेस्ट ऑफ द हिंदू मेल इन मिताक्षर को प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट ऑफ मेंबर ऑफ इतना, ठीक है, shall notwithstanding anything contained in this act in any other law for time begin force be deemed to be property capable of being disposed of by him or her within the meaning of this act। तो वो डिस्पोज कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी को, मीनिंग बिल और एक्सेट्रा। तो यहाँ पे सेक्शन 6 क्लॉज जो आपका सेक्शन 6 में भी प्रोवाइडेड है कि जो मेल और फीमेल दोनों को पार्टनर जो है वो अपनी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी की भी बिल बना सकते हैं, डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, देयर इज नो बार। तो सेक्शन 30 में तो ऑलरेडी दिया हुआ है टेस्टामेंटरी सक्सेशन, लेकिन सेक्शन 6 में भी दे रखा है जहाँ पे अपनी जॉइंट प्रॉपर्टी की वो डिस्पोज कर सकते हैं बाय वे ऑफ इट। तो दिस इज ऑल अबाउट आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट। हिंदू सक्सेशन एक्ट के टोटल लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो गए। देन नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर बनेंगे वो आपका हिंदू अडॉप्शन ऑफ मेंटेनेंस एक्ट एंड गार्डियनशिप एक्ट पे बनाएंगे। तो आप बने रहिए हिमालयन जुडिशियल कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ, और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें, और प्लीज कमेंट जरूर कीजिए अपनी क्वेरीज का। कोई भी क्वेरीज रहती है हम ट्राई करेंगे आपको बेस्ट आपकी क्वेरीज का क्लियर करने की, ठीक है। एंड देन अगर आपको इसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे ऐप का लिंक है, उसको इंस्टॉल कर दीजिएगा, वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इवन आप अगर इन वीडियो लेक्चर भी वहाँ पे हमने अपलोड कर रखे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पे आप वहाँ से इनको चेकआउट कर सकते हैं। धन्यवाद।